नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं निशा कौशिक किसान संचार की ओर से। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले सीरीज में हमने बताया था कि पपीते के कितने उपयोग हैं और पपीते की कितनी उन्नत किस्में हैं जिनको लगाकर हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से कि पपीते की खेती किस प्रकार करें। डॉक्टर गोपाल सिंह जी, बताइए हमारे किसानों को कि किस प्रकार पपीते की अच्छी खेती की जा सकती है। धन्यवाद निशा जी। किसान भाई बहनों नमस्कार। पिछली बार हमने आपको पपीते के महत्व और उसके उपयोग तथा उसकी वैरायटी क्या क्या है उसके बारे में बताया था। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि इसकी खेती किस तरह से की जाए। तो इससे पिछले भी हमने सीरीज में बताया था आपको कि ये पपीते की जो खेती है वो उन क्षेत्रों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है जहाँ तापमान अधिक रहता है, मतलब पाला ज़्यादा नहीं पड़ता, सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए जो मिट्टी है वो रेतीली दोमट और दोमट मिट्टी जो सर्वोत्तम रहती है। इसके लिए करना ये चाहिए कि पहले जो इसके गड्ढे हम 50 गुणा 50 सेंटीमीटर के, मतलब 50 फीट 50 सेंटीमीटर गहरा और 50 सेंटीमीटर गोलाई का गड्ढा खोद लें और उसके गड्ढों में गड्ढों में हम जो है देसी खाद, खलासड़ा खाद चाहे वर्मी कंपोस्ट हो वो मिला के और गड्ढे को भर कर रख लें। इसके बाद इसकी बात आती है नर्सरी की। तो नर्सरी जो है इसकी जून के आखिर या जुलाई के पहले सप्ताह में इसकी नर्सरी लगानी चाहिए और नर्सरी जो हमेशा ऊंचे स्थान पर लगाएं जहां पानी का भराव ना हो और ऐसी जगह भी हो जहां तेज बारिश से भी नर्सरी का बचाव हो सके। तो इसके लिए नर्सरी का जहाँ प्रावधान है, अगर हमने 1 हेक्टेयर खेत में इसकी बाद में पौध लगानी है तो उसके लिए 250 ग्राम बीज जो है नर्सरी के लिए पर्याप्त होता है। और इसकी नर्सरी में हम ये नर्सरी का जो बीज है वो लाइनों में बोते हैं, 10-10 सेंटीमीटर के लाइनें उसमें लगाते हैं और ये बीज उसमें बोते हैं। बीज बोने के बाद इस पर जो है कंपोस्ट खाद की पतली परत जो है उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे जो है बीज आराम से उसमें सुरक्षित रहे। और उसके बाद हल्की सिंचाई लगातार उसमें करते रहते हैं, नमी लगातार बनाए रखते हैं और इस प्रकार ये नर्सरी जो है 2 महीने में तैयार हो जाती है। जहाँ तक पौधरोपण की बात है, वैसे तो सही समय मौसम के हिसाब से तो इसका होता है जुलाई अगस्त, लेकिन बीमारियों से बचाने के लिए इसका सही समय जो है, मतलब किसान को अधिक फायदा हो, इसमें जो है पौधे कम से कम मरे, मॉर्टिलिटी कम से कम आए, उसके लिए सबसे बढ़िया समय जो माना गया सितंबर अक्टूबर का। तो इसीलिए मैंने नर्सरी जो बताई आपको जून और जुलाई के महीने में बताई, तो उस समय की जो नर्सरी बोई हुई है वो आपकी अगस्त आखिर या सितंबर के शुरू में तैयार हो जाती है। उससे आप सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। जहाँ तक रोपाई का प्रश्न है तो उसके लिए अब पहले तैयारी होती है गड्ढे की। मैंने बताया देसी खाद पहले मिलाया था आपने। अब उन गड्ढों में आप थोड़ी नीम या करंज की खली मिला लें ताकि उससे कीड़ों का बचाव हो। और उसके साथ साथ जो है उसमें आप 200 ग्राम यूरिया और 500-600 ग्राम जो है सिंगल सुपर फास्फेट खाद उस मिट्टी में और जो खाद मिली मिट्टी है उसमें मिलाकर उसमें लगा दें और उसके बाद पौधरोपण करें। जहाँ तक फासले का इसमें बात है, तो पपीते का बाग लगाते समय ये जो गड्ढे बनाते हैं, ये गड्ढों को हम 2 गुना 2 मीटर, मतलब 2 लाइनों के बीच में फासला 2 मीटर हो और 2 पौधों के बीच में फासला 2 मीटर हो। तो ये पर्याप्त रखना जरूरी है और ऐसा करने से आपको 1 एकड़ में 2500 पौधे बड़े आराम से मिल जाते हैं, जो आपकी अच्छी पैदावार के लिए ठीक रहते हैं। तो ये आपका पौधरोपण का था। अब इसमें एक और मैं खास बताऊं आपको कि पौधरोपण करते ही आप जो है इनमें पौधों में हल्का पानी लगा दीजिए और उसके बाद जो है जो अक्टूबर में लगाई आपने, अक्टूबर जनवरी तक 1 या बहुत से बहुत 2 सिंचाई पर्याप्त होंगी। इसके बाद सिंचाई जो आपकी वो फरवरी से लेकर और जुलाई तक, इसमें भी 1.5 महीने फासले से 3 जो है सिंचाई आपकी पर्याप्त होती है। इसके साथ जो है आप इसमें एक काम और कर सकते हैं
क्योंकि पपीते की एक खास विशेषता है कि इसका पौधे का फैलाव, पत्तों का फैलाव ज़्यादा नहीं होता। तो और जो बची ज़मीन आपकी 2-2 मीटर के बीच में, उसका सदुपयोग करने के लिए आप जो है इसमें और सहायक फसलें भी ले सकते हैं। जैसे आप इसमें मार्च के महीने मूंग की फसल ले सकते हैं, और कोई ज़्यादा ना बढ़ने वाली सब्जियां जैसे आपका टिंडा है वो ले सकते हैं, जो कम जगह के। आप करेला भी ले सकते हैं, आप खीरा भी ले सकते हैं। इस तरह ज़मीन का उपयोग भी होता है। और मूंग बोने या उड़द बोने से तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी मिट्टी में जो है वो जीवाश्म की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये इसके फायदे रहे। जहाँ तक इसमें कीड़े बीमारी की बात है, तो इसमें कीड़े तो इतने खासकर रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, तो उसके लिए आप चाहें तो 100 ml अगर लगता है, लेकिन करें तभी जब लगता है कीड़ा है, तो एक 100 ml मेटासिस्टॉक्स दवाई को आप 150 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव 10-15 दिन के फासले पर करते रहें। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए सब पे, क्योंकि मोस्टली रस चूसने वाले कीड़े जो हैं, जिनसे मरोड़िया रोग आता है, वो अक्सर जो है पत्तियों के निचले वाले हिस्से बैठते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रे ऐसे करते हैं ना, तो वो पत्ते के ऊपर पड़ता नीचे पड़ता, तो हम कोस के नोजल में झुकाव होता है हॉकी की तरह से। अगर हम नीचे ऐसे करें तो जो पत्तियां नीचे की तरह जहाँ कीड़े बैठते हैं या अंडे देते हैं, वहाँ भी स्प्रे होगा, तो उसका फायदा आपको ज़्यादा होगा। इसके बाद इसमें बीमारी आती है तना गलन, बहुत भयंकर बीमारी है। जब आती तो पूरे पौधे को ख़त्म कर देती है। तो सबसे बड़ा बचाव तो उसका ये है कि आप जब सिंचाई करें तो सिंचाई कभी इतनी गहरी ना करें कि पौधे के तने को छुए। और उसके बचाव के लिए जो आपका कृत्रिम जो आप कर सकते हैं, वो सब थोड़ा साधन ये है कि पौधों की जड़ों में, पौधों की जड़ों के आसपास लगभग शुरू में 1 फुट, उसके बाद 1.5 फुट तक की दोनों तरफ, चारों तरफ से मिट्टी चढ़ा दें ताकि पानी तने को न छू करे। तो ये जिसका हुआ। और इस बीमारी से बचने के लिए आप 5 बाई 5 बाई 50 अनुपात का जो है बोर्डो मिक्सचर जो है वो भी इसमें, उससे मिट्टी को अगर तर कर दें एक बार पूरे खेत की, तो ये बीमारी का बचाव हो जाता है। तो ये थी कुछ खास बातें जो इसकी और सावधानियाँ जो हमें पपीते की पैदावार देने के लिए, खेती करने के लिए चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और अपना इस फसल को लेकर फायदा उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसानों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि पपीते की खेती करते हुए क्या क्या सावधानी बरतें और किस प्रकार अच्छी पैदावार लें। तो मैं आशा करती हूँ हमारे सभी किसानों को हमारे विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट होगी और वे उनके द्वारा दी गई जानकारी को अपनाकर अच्छी खेती पपीते की कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त, और कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय पर चर्चा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।